फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फार्मर सर्च। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स है जो ड्रग्स है उनकी क्या फिजियोलॉजी है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो न्यूरोमस्कुलर ड्रग्स है वो हमें कहाँ से ऑब्टेन होती हैं। फर्स्ट जो क्यूरेरे है, क्यूरे क्या है आपका नेचुरल ड्रग है जो हमें प्लांट एक्सट्रैक्ट से मिलती है। क्यूरे का जूस है वो साउथ अमेरिका में ट्राइबल्स के द्वारा यूज़ किया जाता था। क्यों यूज़ किया जाता था? एनिमल की हंटिंग के लिए। एंड जो एरो है उस पर क्यूरे लगाया जाता था। क्यूरे का जो एक्सट्रैक्ट है वो लगाया जाता था, फिर एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता था। अगर एनिमल इससे ना मरे तो वो जो उसकी मसल्स है वो पैरालाइज हो जाती थी, वो चल नहीं सकता, तो वहीं पे ढेर हो जाता था। ठीक है, तो जो ट्राइबल वाले हैं वो उसको उठा के ले जाते थे। जो क्यूरेरे है उसका नेचुरल सोर्स क्या है? स्ट्राइटनस टॉक्सीफेरा। बाकी जो सिंथेटिक ड्रग्स है वो क्यूरेरे से आगे बनाई जाती है, जैसे डी ट्यूबेक्यूरेरिन, एट्राक्यूरेनियम। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कैसे आपके जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है आपकी मसल्स को रिलैक्स करते हैं। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है। एनएम रिसेप्टर है जो उस पर जाके एसिटाइलकोलिन क्या है अटैच होगा। उसके बाद सोडियम पोटाशियम चैनल ओपन होंगे, सोडियम अंदर जाएगा, पोटाशियम फ्लो आउट बाहर जाएगा, जिसे बोलते हैं डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन से क्या होगा? मसल की कॉन्ट्रैक्शन। मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो गई। उसके बाद ये है कि मसल की कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है। अब जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग है वो इस कॉन्ट्रैक्शन को क्या करते हैं? रोकते हैं, जिससे मसल क्या हो जाती है? पैरालाइज हो जाती है। फर्स्ट जो ड्रग थी हमारी क्लासिफिकेशन वो क्या थी? नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकिंग एजेंट्स। नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकिंग एजेंट कैसे काम करते हैं? दीज ड्रग आर द सिंथेटिक ड्रग ऑफ क्यूरेरे। जितनी भी नॉन डीपोलराइजिंग ड्रग है वो आपकी क्या है? सिंथेटिक ग्रुप है किसकी? क्यूरेरे की। क्यूरेरे से बनाई जाती है। इनको हम क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एसिटाइलकोलिन के साथ कंपटीशन करते हैं रिसेप्टर के पे अटैच होने के लिए। तो ये एसिटाइलकोलिन की जगह खुद अटैच हो जाते हैं, उसके साथ कंपटीशन करते हैं। दे हैव अफिनिटी फॉर द निकोटिनिक रिसेप्टर एसिटाइलकोलिन एंड दीज ब्लॉकर फाइट फॉर वन रिसेप्टर एंड द ब्लॉकर अटैच टू द रिसेप्टर इन प्लेस ऑफ एसिटाइलकोलिन। ये जो नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स है ये कंपीट करते हैं एसिटाइलकोलिन के साथ और खुद उसकी जगह अटैच हो जाते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ। ये आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो। जो ये आपकी क्या है? मसल पे ये रिसेप्टर है, एनएम रिसेप्टर। इस पे जाके जो आपका ब्लॉकर है वो अटैच हो जाता है, एसिटाइलकोलिन को अटैच नहीं होने देता। उसके बाद क्या होगा? सोडियम चैनल ओपन नहीं होंगे क्योंकि इसने जो रिसेप्टर उसको ब्लॉक कर दिया है, कंडक्शन नहीं हो पाई है, स्टिमुलेशन नहीं हो पाई है, जिससे क्या होगा? सोडियम चैनल ओपन नहीं होंगे, डीपोलराइजेशन नहीं होगी। उसके बाद अगर सोडियम चैनल ओपन होंगे तभी डीपोलराइजेशन होगी, नर्व इम्पल्स स्टॉप हो जाएगी और मसल्स क्या है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी और फाइनली मसल क्या हो जाएगी आपकी? रिलैक्स। ये तो हो गया आपका नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स है वो कैसे काम करते हैं। नेक्स्ट है जो नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स है, इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है? स्केलेटल मसल्स में ये क्या करते हैं? पैरालिसिस कर देते हैं स्केलेटल मसल्स की। पैरालिसिस कैसे कैसे होती है? ठीक है, अगर आप नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स देते हो तो उसकी पैरालिसिस कैसे होगी? पहले आपका जो हैंड है वो पैरालाइज होगा, फीट उनकी जो उनकी मूवमेंट है वो बंद होगी। उसके बाद आर्म्स की, लेग्स की, फेस की, ट्रंक की, उसके बाद इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम। ओके, पहले हैंड, फीट, आर्म, लेग, फेस एंड ट्रंक एंड इंटरकोस्टल मसल्स। उसके बाद अगर पैरालिसिस से रिकवरी करनी है तो वो इसी रिवर्स ऑर्डर में रिकवरी होगी। पहले जो आपकी मसल्स है इंटरकोस्टल मसल वो रिवर्स में जाएंगी, पहले वो ठीक होंगी, रिकवर करेंगी। उसके बाद ट्रंक, फेस, लेग, आर्म, फीट एंड हेड। स्केलेटल मसल्स के बाद है हिस्टामिन रिलीज। ये जो नॉन डीपोलराइजिंग ड्रग है आपकी ये क्या करती है? हिस्टामिन को रिलीज करती है, जिससे क्या होगा? हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन क्या होता है? फॉल इन वीपी। थर्ड है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। नॉन डीपोलराइजिंग ड्रग जो डी ट्यूबेक्यूरेरिन है ये क्या करती है? ये भी हाइपोटेंशन प्रोड्यूस करती है, ठीक है, मतलब बीपी को कम करती है। नेक्स्ट है ऑटोनोमिक गैंग्लिया। जितनी भी आपकी नॉन डीपोलराइजिंग ड्रग है जे कुछ सम
जो ऑटोनोमिक गैंग्लिया उसको भी ब्लॉक कर देती है, सम मतलब कुछ ही एक्सटेंट तक, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ऑटोनोमिक गैंग्लिया को भी ब्लॉक करती हैं। द पैरालिसिस ऑफ मसल बाय दीज ब्लॉकर रिकवर। अब ये जो जितने भी आपके नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स हैं, इनकी अगर पैरालिसिस को ख़त्म करना है, मतलब दोबारा अपनी मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन में लाना है, तो आपको कौन सी ड्रग देनी पड़ेगी? नियोस्टिगमिन एंड पिरिडोस्टिगमिन। नेक्स्ट है डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स। जो नॉन डीपोलराइजिंग थे वो आपके क्या थे? ब्लॉकर, कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर थे, वो कंपटीशन करते थे एसिटाइलकोलिन के साथ। जो डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स है ये नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है। ओके, और डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स में मोस्टली कौन सा यूज किया जाता है? सक्सिनाइलकोलिन। दे हैव अ सिमिलर एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन। मैकेनिज्म देखते हैं हम इसका डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स का। इनका जो मैकेनिज्म एक्शन है वो सेम है एज अ एसिटाइलकोलिन, मतलब जो एसिटाइलकोलिन है वो भी, एसिटाइलकोलिन भी डीपोलराइजेशन कॉज करता था, मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाता था, और ये भी जो डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स है ये भी क्या करेंगे? डीपोलराइजेशन कॉज करवाएंगे और मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे। अब कैसे इसकी पैरालिसिस होगी मसल्स की वो हम देखेंगे। सक्सिनाइलकोलिन बाइंड विद निकोटिनिक रिसेप्टर इन प्लेस ऑफ एसिटाइलकोलिन। सक्सिनाइलकोलिन नॉट हाइड्रोलाइज्ड प्रोड्यूस कंटिन्यूस डीपोलराइजेशन। जो आपका एसिटाइलकोलिन है इसके सिमिलर एक्शन है सक्सिनाइलकोलिन का। ये एसिटाइलकोलिन की जगह खुद निकोटिनिक मस्करेनिक जो एनएम रिसेप्टर है उसकी जगह अटैच हो जाएगा। बट जो एसिटाइलकोलिन था वो कुछ टाइम के बाद हाइड्रोलाइज हो जाता था। बट जो सक्सिनाइलकोलिन है इसको हाइड्रोलाइज करने के लिए कोई एंजाइम नहीं होता, इसलिए ये कंटिन्यूसली डीपोलराइजेशन कोज करता रहता है। स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो, सक्सिनाइलकोलिन है, ये निकोटिनिक रिसेप्टर है, ये मसल है। जो सक्सिनाइलकोलिन है वो खुद एसिटाइलकोलिन की जगह अटैच हो जाता है और डीपोलराइजेशन कोज करता है। एक फ्लो चार्ट है, इसके थ्रू आप समझ सकते हो थोड़ा। अगर फ्लो चार्ट याद कर लेते हो तो आप इजीली इसको लिख भी सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। सक्सिनाइलकोलिन बाइंड टू द एनएम रिसेप्टर, सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे, सोडियम अंदर जाएगा, पोटेशियम बाहर जाएगा, जिससे क्या होगा? डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन हो गई तो क्या होगी? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन यहाँ तक हो गया। कॉन्ट्रैक्शन के बाद अब जो एसिटाइलकोलिन है उसको तो हाइड्रोलाइज करता था कोलिनेस्टरेज एंजाइम, बट जो सक्सिनाइलकोलिन है इसको हाइड्रोलाइज करने के लिए कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, तो ये कंटिन्यूसली स्टिमुलेशन देता रहेगा और कंटिन्यूसली डीपोलराइजेशन होती रहेगी। मसल सब बहुत ज़्यादा रिपीटेड एक्साइटेशन की वजह से जो रिसेप्टर है वो डिसेंसिटाइजेशन हो जाएगी, मतलब रिसेप्टर को आगे कोई भी सेंस जो महसूस नहीं होगी, वो पैरालाइज हो जाएगा। जो मसल्स है वो पैरालाइज हो जाएगी क्योंकि जो रिसेप्टर है वो आगे और रिस्पॉन्स नहीं देता है कंडक्शन के लिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से समझ सकते हो। अगर किसी को बहुत ज़्यादा कोई ज़्यादा चीज़ देते जाओ, आप कोई खाने की चीज़ देते जाओ, तो वो एक टाइम पे उस चीज़ से थक जाता है कि वो नहीं, अब और नहीं खा सकता। यही हिसाब इसका है मसल्स का, कि अगर उसको बार बार आप स्टिमुलेशन देते रहोगे, बार बार डीपोलराइजेशन होती रहेगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा जिस पर वो कोई भी स्टिमुलेशन का असर नहीं होगा, डीपोलराइजेशन नहीं होगी। तो यही सेम केस है डीपोलराइजिंग ब्लॉकर ड्रग्स में। डिसेंसिटाइजेशन ऑफ रिसेप्टर ड्यू टू एक्सेस स्टिमुलेशन, बहुत ज़्यादा एक्सेस स्टिमुलेशन हो गया तो जो आपकी रिसेप्टर है वो रिस्पॉन्स शो नहीं करेंगे। कंडक्शन क्या है? टर्मिनेट हो जाएगी, कोई कंडक्शन आगे नहीं जाएगी, जिससे मसल्स क्या हो जाएगी? रिलैक्स हो जाएगी। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ डीप पोलराइजिंग ब्लॉकर्स। मसल्स की ट्विचनिंग करवाते हैं। ओके, मसल्स एंड टिश्यूज इन थ्रोट आर रिलैक्स, थ्रोट के जो मसल्स है टिश्यूज है उनको रिलैक्स करवाते हैं। गैंग्लियन पोलराइजिंग ब्लॉकर्स होंगे, ये गैंग्लियोनिक को स्टिमुलेट करते हैं टू द सम एक्सटेंट। ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। न्यूरोमस्कुलर यूज एडजर्वेंट टू द जनरल एनेस्थीसिया, इनको जनरल एनेस्थीसिया की जगह यूज़ किया जाता है क्योंकि ये ज़्यादा सेफ होते हैं एज कम्पेयर टू एनेस्थीसिया। ठीक है, एनेस्थीसिया के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। सेकेंड है यूज इन इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी की होती है अगर किसी को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है तो उसमें जो उसका ब्रेन है उसको रिलैक्स करके उसको स्टिमुलेशन दी जाती है बार बार। ठीक है, अगर कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। अगर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी में किसी को कोई दे रहा है, किसी डॉक्टर किसी पेशेंट को, तो उसमें वो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है यूज इन स्टेट एपिलेप्टिक, कुछ जो ड्रग्स है वो एपिलेप्टिक
स्टिक में भी यूज़ की जाती है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। नेक्स्ट है एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे? रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो सकता है, फॉल इन बीपी हो सकता है क्योंकि हाइपोटेंशन हो जाता है, कार्डियक अरिथमिया हो सकता है, मसल सोरनेस हो सकती है। मसल सोरनेस मतलब मसल पेन। ओके, एडवर्स इफेक्ट हो गया। उसके बाद है इसके डोज। ये आप अकॉर्डिंग टू डी फार्मा है, डी फार्मा के सिलेबस में होता है डोज, इंडिकेशन ऑफ यूज, एडवर्स इफेक्ट। डोज आप डी ट्यूबरकुलिन की डोज, सक्सिनाइल कोलिन एंड एट्राक्यूरिन की डोज mg/kg के हिसाब से याद रख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।